नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अभी पिछले परसों की बात है, पागल बाबा से मेरी मुलाकात हुई। पागल बाबा के बारे में आप लोगों को बताया है मैंने पहले कि वे आर्थिक रूप से विपन्न किंतु विचारों से अति संपन्न व्यक्ति हैं। इसलिए कुछ मुद्दे मेरे मन में आते हैं और उनसे मिलने का मौका मिलता है तो मैं वो मुद्दे उनके पास ज़रूर रखता हूँ। इसी में परसों जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा, अर्थव्यवस्था यानी अर्थतंत्र और गरीबी के बीच कोई संबंध है क्या? बेरोजगारी, महंगाई, इन सभी पर अर्थतंत्र का कोई प्रभाव पड़ता है क्या? तो इसके जवाब में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। वैसे वो आमतौर पे काफ़ी मौन रहते हैं, लेकिन अनुकूल श्रोता पाकर मुखर भी हो जाते हैं। तो उनकी मुखरता जब शुरू हुई परसों, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन सभी बातों को एक वीडियो में, इतने छोटे से वीडियो में प्रस्तुत करना तो संभव नहीं है, फिर भी कुछ सारांश के तौर पर उनके विचार मैं आप सभी के सामने में रख रहा हूँ। उन्होंने जो कहा वो ये है, पेरिस में एक वर्ल्ड इक्वलिटी लैब नाम की संस्था है जिसके साथ विश्व स्तर के कई जाने माने अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं। इस संस्था ने हाल ही में एक ताज़ा रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922-23, द राइज ऑफ द बिलियनर राइज। मतलब अभी से लगभग 100 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत थी। उस समय जो भारत में आर्थिक विषमता थी और आज जो आर्थिक विषमता है उसको इस रिपोर्ट में कंपेयर किया गया है, तुलना की गई। इस रिपोर्ट को तैयार किया है फ्रांसीसी अर्थशास्त्री, जो विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, थॉमस पिकेटी की टीम ने, जिसके अन्य सदस्य हैं नितिन कुमार भारती, लुकास चांसेल और अनमोल सुमंची इत्यादि। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले करीब 3 दशकों से भारत में तेजी से बढ़ रही आर्थिक असमानता बीते साल 2022-23 में ऐतिहासिक रूप से उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जो कि ब्रिटिश कालीन भारत के 1920 के दशक की तुलना में भी अधिक है। आज आर्थिक असमानता के मामले में भारत दुनिया के प्रमुख देशों में शीर्ष स्थान पर काबिज है। हमारे देश भारत में डॉलर बिलियनर्स की संख्या 1991 में जहां सिर्फ एक थी, 2011 में बढ़कर 52 और 2022 में तिगुने से भी अधिक बढ़कर 162 हो गई है। इन 3 दशकों में बिलियनर्स की संपत्ति में तेजी से वृद्धि हुई है। कुल राष्ट्रीय आय में उनका हिस्सा 1991 में जहां 1% से भी कम था, यानी 0.67% के करीब, वह 2022 में 25% तक पहुंच गया, यानी आम लोगों का हिस्सा काफ़ी कम हो गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की आबादी में शीर्ष 1% सुपर अमीरों का देश की संपत्ति में हिस्सा 40% तक पहुंच गया है, यानी 99% लोग सिर्फ 60% में हैं। वहीं देश में शीर्ष 10% लोग राष्ट्रीय आय का 60% हिस्सा बटोर ले जाते हैं। निचली 50% आबादी के हिस्से में मात्र 15% ही रह जाता है। वास्तविकता तो इससे भी भयावह है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 22 लोगों के पास जितनी संपत्ति है वो भारत के निचले 70 करोड़ लोगों की संपत्ति से ज़्यादा है। और
अगर कहा जाए कि 10% लोग राष्ट्रीय आय का 60% हिस्सा बटोर ले जाते हैं, तो अगर सच्चाई में देखा जाए, व्यवहारिक रूप से देखा जाए, तो यह 60% नहीं, यह लगभग 75 से 80% है। 2022-23 के आंकड़ों के मुताबिक एक औसत भारतीय की सालाना आय 2,30,000 रुपये है, लेकिन शीर्ष 1% सुपर अमीरों की औसत सालाना आय 53 लाख रुपए है। यह अंक कन्विंसिंग नहीं लगता, यह 53 लाख की जगह पर 53 करोड़ होना चाहिए। आबादी के निचले 50% भारतीयों की औसत सालाना आय सिर्फ 71,000 रुपये और बीच के 40% यानी 30, भारत की कुल आबादी का ऊपरी 30% हटा दें और निचला 30% हटा दें, तो बीच में जो 40% भारतीय हैं उनकी औसत सालाना आय मात्र 1,65,000 है। 1,65,000 का मतलब कि महीने का लगभग 13,000 रुपये, बीच के 40%। तो सोचिए कि जो नीचे के 30% हैं उनकी कितनी बुरी दशा होगी। इस रिपोर्ट को तैयार करने में थॉमस पिकेटी की टीम ने राष्ट्रीय आय, सकल परिसंपत्तियों, आयकर के आंकड़ों, अमीरों की सूचियों के अलावा आय उपभोग यानी एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन और संपत्ति सर्वेक्षणों का उपयोग किया है। रिपोर्ट के सभी तथ्यों पर गौर करने से पता चलता है कि देश की करीब 80% आबादी कितनी किल्लत, जिल्लत और मुश्किल में ज़िंदगी काटते हुए पल पल कट रही है, तिल तिल कर मर रही है, जीवन भर निरंतर संघर्ष, जोखिम और अनिश्चितता, चिंता और तनाव में पिस रही है। तथाकथित मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास के व्यक्ति की खुशी या सफलता का मापदंड बस इतना भर है कि नाना प्रकार के कष्ट उठाकर अर्थोपार्जन की व्यवस्था कर ले, अपने बच्चों को भी अर्थोपार्जन के लायक बना दे, उनका विवाह कर दे और एक घर बना दे। बेरोजगारों और सुपर गरीबों की दयनीय दशा के बारे में तो कहना ही क्या है। वस्तुतः स्थिति इससे भी कहीं अधिक भयावह और दर्दनाक है। भारत में आय, संपत्ति और उपभोग के मामले में अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए भरपूर झूठ और छल का सहारा लेते हैं। ब्लैक मनी आंकड़ों में नहीं आते, बेनामी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं रहता, भ्रष्टाचार से आने वाली आय और संपत्ति तहखानों में छुपी रहती है, अपराधों और जरायम पेशा से अर्जित आय और संपत्ति का कोई ब्यौरा ही नहीं होता। सरकारें भी अपनी छवि चमकाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी करती रहती है। 1% सुपर अमीरों का मतलब है कि भारत में 1,40,00,000 सुपर अमीर हैं। इनमें नेता, व्यापारी, उद्योगपति, जमींदार, अपराधी, न्याय पेशेवर, मीडिया वाले, पूर्व राजाओं के वंशज, टॉप ब्यूरोक्रेट्स और कुछ विशेष कलाकार भी शामिल हैं। अधिक से अधिक अमीर बनने की चाहत रखने वाले लोग छल, बल, धन, चालाकी, धूर्तता, बुद्धि, विद्या, गिरोह, योजना, संगठन, कानून, सूचना, शासन, प्रशासन, अपनी उच्च या अनुकूल स्थिति, विशेष संपर्क या संबंध, निजी अकूत संसाधनों आदि का प्रयोग कर आम जनों की मेहनत, कौशल, प्रतिभा और ज्ञान के मालिक बन जाते हैं और अपनी मर्जी से उनकी कीमत देते हैं। आम जनों से वह कीमत भी वापस ले ली जाती है, ज़रूरत की चीज़ें बेचकर और नई नई ज़रूरतें पैदा करके। दूसरों को गरीब, कमज़ोर और मजबूर बनाकर ही तो अमीर बना जाता है। आप जितने अधिक लोगों की पॉकेट खाली करेंगे उतना ही अधिक अमीर बनेंगे। हमारा अर्थतंत्र इसकी इजाज़त भी देता है और इसका समर्थन भी करता है। राजतंत्र, अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र में यही अर्थतंत्र प्रचलित रहा है और आज भी पूरे दमखम से प्रचलित है। इसी अर्थतंत्र के कारण गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भूखमरी रहती है। गरीब, बेरोजगार और लाचार जनों के भीतर
मौजूद नैसर्गिक प्रतिभा और रचनात्मकता दबी की दबी रह जाती है, सहन कर प्रायसी रह जाती है। वह देश, समाज या मानवता को लाभ पहुंचाने से वंचित रह जाती है और बेकार हो जाती है। अर्थात कुछ लोगों की कुत्सित महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए देश, समाज और मानवता को इतनी भारी क्षति उठानी पड़ती है। हमारा अधिकांश मानव संसाधन व्यर्थ और बर्बाद हो रहा है। साथ ही देश, समाज और संपूर्ण मानव समुदाय अपराधों, बीमारियों, हादसों, युद्धों, आत्महत्याओं और अनेकानेक पापाचारों का शिकार होता रहा है। प्रतिक्रिया में अनेक लोग अंदर ही अंदर उबल रहे हैं, क्रोध और आक्रोश में तप रहे हैं, जिसकी अभिव्यक्ति पूरे विश्व में यदा कदा किसी न किसी रूप में देखी जा सकती है। प्रोफेसर जगदीश एन भगवती, अरविंद पनगरिया, युग सुरैया, नितिन पाई जैसे चतुर अर्थशास्त्री, विद्वान एवं चिंतक बढ़ती आर्थिक असमानता के आंकड़ों को बेवजह डराने वाला और मुद्दों से भटकाने वाला कहकर देश को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। नेतागण भी उनके साथ खड़े हैं। उन सब के अनुसार भारत जैसे देश के लिए असली मुद्दा असमानता नहीं बल्कि गरीबी दूर करना है। आर्थिक असमानता बढ़ती है तो उसे लेकर नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उनके लिए देश, समाज और आम लोगों के सुख दुख से कहीं ज़्यादा प्यारी अपनी नींद हो। उनका तर्क है कि भारत में पिछले 3 दशकों में तेज आर्थिक वृद्धि के कारण गरीबी कम हुई है। इसलिए आय और संपत्ति के पुनर्वितरण के बजाय आर्थिक वृद्धि पर जोर देना चाहिए। ऐसा लगता है कि इन लोगों को न तो गरीबी का अर्थ पता है और न ही गरीबी में रहने वाले का दर्द। हो सकता है ये इतने पत्थरदिल इंसान हों जिन्हें किसी गरीब भारतीय नागरिक को देखकर न तो शर्म आती हो और न ही दुख होता हो। ये देश की आर्थिक वृद्धि के बहाने 1% माहिर अमीर लोगों की आर्थिक वृद्धि का बचाव कर रहे हैं। शायद इसीलिए कि ये उन्हीं 1% लोगों द्वारा प्रदत्त अनेक भौतिक सुख सुविधाओं के दम पर मौज कर रहे हैं। अगर इन विद्वान अर्थशास्त्रियों को तनिक भी ह्यूमनिस्टिक अर्थशास्त्र या पैट्रियोटिक अर्थशास्त्र की समझ होती तो आर्थिक असमानता को गरीबी का एक मुख्य कारण मान लेते। लेकिन इन्होंने तो बर्बरिक या डेमनिक अर्थशास्त्र पढ़ा है, जिस आर्थिक नीति का सर्वोच्च लक्ष्य लीस्ट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी न हो उसे देशद्रोही कहा जा सकता है। कंपैरेटिव या रिलेटिव पॉवर्टी यानी तुलनात्मक गरीबी सबसे अधिक चुभती है। यह तथ्य भी इन्हें पता नहीं होगा क्योंकि इन्हें ह्यूमन साइकोलॉजी का ज्ञान ही नहीं है और भोग विलास में सराबोर इन अर्थशास्त्रियों को इसकी आवश्यकता भी कभी महसूस नहीं हुई होगी। लेकिन कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों का एक ऐसा भी समूह है जिसका मत है कि तेज वृद्धि दर से पैदा होने वाली आय और संपदा के न्यायसम्य या न्याय संगत वितरण में नाकामी से बढ़ती असमानता आखिरकार आर्थिक वृद्धि के पहिए को भी रोक देगी। यह सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा तो है ही, अनेक मानवीय या नैतिक मूल्यों के लिए भी अनिष्टकारी है। भारत के तो नहीं, लेकिन कई देशों के बिलियनर्स की बड़ी संख्या सुपर अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की मांग कर रही है ताकि असमानता पर अंकुश लगाया जा सके और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा जैसे मदों पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर उनके दायरे को व्यापक, सार्वभौम और सशक्त बनाया जा सके। इस साल दावोस में 250 से अधिक बिलियनर्स ने यह मांग दोहराकर असमानता की अनदेखी और समर्थन करने वालों को थोड़ा लज्जित कर दिया होगा। लेकिन मोदी जी के चहेते प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगरिया, उनकी टोली वाले भारतीय आर्थिक नीति निर्माता और सुपर अमीर लज्जित नहीं हुए। वे अभी भी बढ़ती असमानता के पक्ष में
उतनी ही मजबूती से खड़े हैं। पनगरिया जी यूएसए की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। वे भारत में नीति आयोग के प्रथम डिप्टी चेयरमैन भी रहे और अभी 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में असमानता का पक्ष लेते हुए एक लेख लिखा जिसका टाइटल है डोंट लूज स्लीप ओवर इनइक्वलिटी, अर्थात असमानता पर अपनी नींद खराब न करें। यह लेख गूगल पर भी आपको मिल जाएगा। इस लेख को पढ़ने से पता चलता है कि पनगरिया जी को गरीबी या पॉवर्टी का ज्ञान उतना ही है जितना बैल से दूध निकालने का। वे लिखते हैं टुडे बिलियनर्स आर यूबिक्विटस बट एक्सट्रीम पॉवर्टी इज हिस्ट्री, अर्थात अरबपति खरबपति हर जगह पाए जाते हैं लेकिन अति गरीबी इतिहास की बात हो गई है, यानी खत्म हो गई है। हो सकता है उनकी नज़र कमज़ोर हो या दिल में घुप अंधेरा छाया हो या बिलियनर्स के अलावा किसी और से वे मिलते ही न हो। सावन का अंधा को हर जगह हरियाली ही दिखाई पड़ती है। अरविंद पनगरिया भाई जी को भूख से तड़पते मरते लोग, उचित वस्त्र और आवास के अभाव में मौसम की मार झेलते लोग, इलाज के अभाव में छोटी छोटी बीमारियों से भी कराहते मरते लोग, उचित शिक्षा कौशल के अभाव में दर दर की ठोकरें खाते या पशुवत जिंदगी जीते लोग नज़र नहीं आते। उन्हें वे खबरें भी नज़र नहीं आती होंगी कि कुछ लोग अपनी गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं, तो कुछ जुर्म करने लगते हैं और कुछ लोग अपने परिवार को बचाने के लिए अमीरों के नौकर या गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए भाई जी सशक्ति सुवक्ति गरीबी तथा दहाड़ती आर्थिक विषमता के बीच कोई संबंध होने से इनकार करते हैं। अपने लेख में भाई जी ने गिनी कोएफिशिएंट का जिक्र करते हुए लिखा है दोज साउंडिंग द अलार्म अबाउट राइजिंग इनइक्वालिटी हैव रेयरली सक्सीडेड इन डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। भाई जी वे इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं, इस मामले में सरकार ही ना कुछ कर सकती है और सरकार आप जैसों की सलाह पर चलती है। जाहिर है आप जैसों की सलाह या योजना पर आपके अमीर मालिकों के स्वार्थ या लोभ का कंट्रोल रहता है। भाई जी ने हाईएस्ट कंजम्पशन इक्वलिटी एंड लोएस्ट कंजम्पशन इक्वलिटी के उदाहरण देकर सच्चाई को दबाने और आम जनता का ब्रेन वॉश करने का असफल प्रयास किया है। इससे यह भी पता चलता है कि उन्हें न बिहार की समझ है और न केरल की। दरअसल उन्होंने ये लिखा है कि बिहार में जो कंजम्पशन इक्वलिटी है वो हाईएस्ट है और केरल में कंजम्पशन इक्वलिटी लोएस्ट है। फिर भी बिहार के लोग बिहार से चलकर केरल पहुंच जाते हैं वहाँ की सुविधाएं लेने के लिए, वहाँ रोजगार पाने के लिए। कितने परसेंट लोग जाते हैं केरल में, बिहार के लोगों की संख्या कितनी है, ये तो भाई साहब को ही पता हो। पनगरिया जी ने लेख में एक जगह लिखा है इनइक्वलिटी एलिसिट्स लिटिल ऑप्रोब्रियम फ्रॉम द मासेस। भाई जी मासेस को आप लोगों ने इस लायक छोड़ा ही कहाँ है कि वे इस पर कोई ध्यान या प्रतिक्रिया दे सकें। भाई जी ने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में बने पेंट हाउसेज पर जो खुशी जाहिर की है वह अमेरिकी बिलियनर्स द्वारा कंडीशनड उनकी बीमार मानसिकता या गुलाम मानसिकता का ही परिचायक है, जिसमें राजतंत्र के सभी विकार चुहल करते रहते हैं। इनका ये कहना था कि मैं जहाँ अमेरिका में मैं रहता था मैनहट्टन में, वहाँ पर हमारे घर के पीछे पेंट हाउसेज बने थे जिनकी कीमत अरबों रुपए में थी और उन पेंट हाउसेज को देख करके मैं बहुत खुश होता था। तो अरबों के पेंट हाउस देख करके आपको खुशी होती थी, तो इससे ये थोड़ा ही पता चलता है कि गरीबी होनी चाहिए या इनइक्वालिटी नहीं मिटनी चाहिए। ये तो आपकी अपनी पर्सनल मानसिकता हो सकती है। उन्होंने आर्थिक विषमता को स्थानीय स्तर पर प्रभावी दिखाने के लिए माइकल ब्लूमबर्ग और मुकेश अंबानी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि गांव के लोगों को अपने पड़ोसियों से या अपने रिश्तेदारों से ही तुलना करनी होती है कि कोई हमसे कितना ज़्यादा धनी है या कितना गरीब है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि मुकेश अंबानी हर साल 5 अरब रुपए की संपत्ति जोड़ रहे हैं या माइकल ब्लूमबर्ग हर महीने 1 अरब रुपए की संपत्ति जोड़ रहे हैं। यह तो बचकानी कहानी है पनगरिया जी की।
भारत के किसी भी गांव में रह रहा हर नागरिक टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरे भारत के साथ साथ समूची दुनिया को देख रहा है। वह दुनिया के किसी भी सुपर अमीर से अपनी तुलना कर लेता है और कुछ भी पाने की इच्छा रखता है। आज भारत का नागरिक स्थानीय या स्टेट इकोनॉमी ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और ग्लोबल इकोनॉमी में भी अपनी हिस्सेदारी टटोल रहा है। भाई पनगरिया जी ने बार बार पॉवर्टी रिडक्शन की बात की है, पॉवर्टी इरेडिकेशन या पॉवर्टी एवोल्यूशन की बात नहीं की। शायद उन्हें डर है कि गरीबी खत्म हो जाने पर घर में साफ सफाई आदि काम करने वाले सस्ते नौकर या गुलाम नहीं मिल पाएंगे, सस्ते मजदूर नहीं मिल पाएंगे इनके बिलियनर मालिकों को। उन्होंने बिलियनर्स को वेल्थ क्रिएटर्स की उपाधि से भी घोषित किया है, मानो वे किसी अन्य ग्रह पर वेल्थ बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। हकीकत तो यह है कि ये बिलियनर्स आम जनों का हक छीनकर वेल्थ कंसेंट्रेटर्स बने हुए हैं। क्या इन बिलियनर्स से पहले भारत में वेल्थ रहा ही नहीं? तो क्या मुगल और अंग्रेज यहाँ धूल फांकने आए थे? वेल्थ कंसेंट्रेशन में अमीरों की चालाकी, धूर्तता, क्रूरता, बदमाशी, शासन तंत्र का मैनिपुलेशन, देश की आर्थिक संपदा पर अधिक से अधिक कब्जा आदि की ही तो भूमिका रहती है। उत्पादन या वेल्थ क्रिएशन में आम जनों की मेहनत और समय का सर्वाधिक योगदान रहता है। सरकार प्रदत्त सुविधाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, लेकिन वेल्थ का लायंस शेयर अमीर लोग उड़ा ले जाते हैं। सरकार को भी टैक्स के रूप में कुछ दे देते हैं और टैक्स पेयर होने की सेखी बघाड़ते रहते हैं। अरविंद पनगरिया जी जैसों का आरामदेह जीवन इन्हीं के भरोसे चलता है। आम जनों का जीवन दयनीय बना रहता है। सच्चाई यह है कि आम लोग ही वास्तविक टैक्स पेयर्स हैं और अमीर लोग टैक्स कलेक्टर्स हैं सरकार के लिए। दूसरों की हंसी खुशी और ज़िंदगी छीनकर अपना गोदाम भर लेने को वेल्थ क्रिएशन नहीं कहा जा सकता। यह कहना सर्वथा अनुचित है। किसी को नौकर या गुलाम बनाने को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहना भी राष्ट्र, धर्म एवं मानवता के विरुद्ध है। आर्थिक विषमता, आय और धन का असमान वितरण देश की एकता और अखंडता के लगातार विष साबित हो रहे हैं। भाई जी ने लिखा है, while the wealthy may indulge in some ostentatious consumption, they allocate most of their wealth to high return investments। अर्थात धनी लोग हो सकता है कि थोड़ा बहुत आलीशान जीवन जी रहे हों, लेकिन वे अपने धन का अधिक रिटर्न मिलने वाले निवेश करते हैं। भाई जी ने ओस्टेंटेशस लिविंग के नाम पर व्यभिचार को सही ठहरा दिया। 5 करोड़ की घड़ी पहनना व्यभिचार नहीं है। 5 करोड़ की कार में घूमना व्यभिचार नहीं है। हजारों करोड़ के घर में रहना व्यभिचार नहीं है। 20,000 की थाली खाना व्यभिचार नहीं है। और व्यभिचार के जो दूसरे मापदंड हैं उनकी तो बात ही करना बेकार है। आपके अमीरों के ओस्टेंटेशस लिविंग से देश और आम जनता को क्या लाभ हो रहा है? कुछ भी नहीं, बल्कि देश और आम जनता को हानि पहुंच रही है। वैसी ही जीवन शैली पाने के लिए लोगों में अमीर बनने की अंधी दौड़ मची हुई है। इस अंधी दौड़ में लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बनते जा रहे हैं। मानवता की आहुति दी जा रही है, रिश्तों की बलि दी जा रही है, क्राइम का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, बीमारियों का बोलबाला है, आत्महत्याएं आम होती जा रही हैं, लोगों में आक्रोश और असंतोष है, कुछ लोगों में हताशा और निराशा है, मानवीय मूल्य नष्ट होते जा रहे हैं, नैतिकता और मर्यादा लुप्त होती जा रही है। अनेक अमीर देश विरोधी शक्तियों से जा मिले हैं। इन्वेस्टमेंट वही कर सकता है जिसके पास सरप्लस वेल्थ हो, और सरप्लस वेल्थ उसी के पास होता है जो दूसरों का हक मारता है या दूसरों के हक मारने वाले का सहयोगी हो। जो बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता हो वह क्या इन्वेस्ट करेगा? भाई जी ने यह भी लिखा है कि कम्बैटिंग इनइक्वालिटी इज इनहेरेंटली डिफ़िकल्ट। भाई जी, नियत में खोट हो तो किसी की चोट पर मरहम लगाना भी इनहेरेंटली डिफ़िकल्ट लगता ही है। अपनी संकीर्ण सोच से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए।
अपने अमीर आइडियोलॉग्स का गुलाम स्पोक्सपर्सन बनकर जीने से कहीं बेहतर स्वतंत्र मानव बनकर जीना है। आम लोगों के जीवन को नर्क बनाए रखना सही कैसे हो सकता है? जब कभी अमीरी गरीबी के बीच बढ़ती खाई पर बड़े स्तर पर कोई रिपोर्ट या लेख प्रकाशित होता है तो भारत के अमीर खुद को असुरक्षित और अपमानित महसूस करने के साथ साथ चौंकन्ने हो जाते हैं। तब वे आनंद फानंद में अपनी किसी कठपुतली के हाथ में कलम थमा देते हैं और अपनी रक्षा में लेख लिखवा कर प्रकाशित करा देते हैं। ऐसे लेखों में न मौलिकता होती है और न नैतिकता। कुछ लोग अमेरिका या किसी पश्चिमी देश में कुछ समय बिताकर भोग शास्त्र और अन्याय शास्त्र भी पढ़ लेते हैं। ऐसे लोग पापी अमीरों के श्री चरणों में अपनी अंतरात्मा, अपना जमीर अर्पित कर देते हैं। ये लोग अध्यात्म, मानवता और भारत के दुश्मन बन जाते हैं। जिसे किसी गरीब भारतीय को देखकर लज्जा नहीं आती, दिल में टीस नहीं उठती, वह निश्चय ही जाने अनजाने भारत का अहित कर रहा है। इसी तरह जिसे किसी अमीर भारतीय को देखकर आक्रोश नहीं होता, क्षोभ नहीं होता, वह प्रत्यक्ष या परोक्ष या गुप्त शत्रु ही है भारत माता का। क्योंकि अमीर बनने यानी दूसरों को गरीब बनाने की प्रतिस्पर्धा भारतीयों के मध्य अपनापन और एकतापन अपने ही नहीं दे रही, अपितु उन्हें एक दूसरे के दुश्मन बना रही है। आज लगभग सारे भारतीय इस प्रतिस्पर्धा के शिकंजे में फंसकर हताहत हो रहे हैं। जब तक असमानतावादी अर्थतंत्र रहेगा तब तक गरीबी रहेगी और अन्य परिणामी समस्याएं भी बनी रहेंगी। भारत का उज्ज्वल भविष्य समानतावादी अर्थतंत्र से ही सुनिश्चित हो सकता है। समानतावादी अर्थतंत्र लागू करना किसी भी सरकार के वश में नहीं है, यह उसके वश की बात नहीं है। आम जन को ही आगे आना होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।